वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हम ना पूरा डिटेल में देखेंगे कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कहाँ रहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं, कुछ फायदा भी होता है, ठीक है। तो वो किस तरह से हमारे चारों तरफ हैं और हमारे लाइफ को इम्पैक्ट या हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस को इम्पैक्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो जो पहला चीज हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके क्या है। सो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वर्ड है ना, माइक्रो का मतलब होता है आपका छोटा, बहुत ही छोटा, ठीक है। सो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमारी आंखों से ना हम उनको नहीं देख पाते, वो इतने ज्यादा छोटे हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी थ्रू आवर नेकेड आई, हमारी नंगी आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। सो अगर हम उन्हें ऐसे नहीं देख सकते तो कैसे देख सकते हैं? उनको देखने के लिए फिर हमें माइक्रोस्कोप्स चाहिए। सो माइक्रोस्कोप्स क्या करते हैं ना, छोटी चीजों को एनलार्ज कर देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं। तो वहां पर ये आपका यूज हो जाते हैं कि अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है तब आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी साइज थोड़े अलग अलग है ना, तो कई बार आपका सिंपल माइक्रोस्कोप से चल जाता है, अगर उससे नहीं हुआ तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। और कई केसेस में जैसे वायरसेस के केसेस में क्या है कि आपको फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी जरूरत पड़ जाती है, वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक। नाउ जैसे कि यहां लिखा है ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है, मतलब ये सिंगल सेल भी होते हैं और एक से ज्यादा सेल वाले भी होते हैं। मेनली आप जानते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पर ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिंगल सेल हो वो यूनिसेलुलर, और जिसमें एक से ज्यादा सेल हो जाए वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। नाउ जो इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या उनके टाइप हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? सो जो बेसिक आपके टाइप्स है वो है आपका जैसे एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी और बैक्टीरिया, ठीक है। ये मेन आपके 4 टाइप्स हैं, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी एंड बैक्टीरिया। ना आपने वायरस के बारे में सुन रखा होगा और आज के सिचुएशन में तो जरूर इसके बारे में सुन रखा होगा। वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर ये ना थोड़ा अलग टाइप का है। अलग टाइप का क्या है भाई? कि ये जब बाहर रहता है ना, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर में रहता है, तो ऐसे रहता है जैसे ये कुछ माने लिविंग ही नहीं है, निष्क्रिय है, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस नहीं करता और एक से ज्यादा संख्या इसकी नहीं होती। पर जैसे ही ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, फिर ये अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ऐसा देख के लगेगा कि भाई ये तो कुछ नहीं है, अब ऐसे ही पड़ा हुआ है, या ये डेड हो गया या वीकेंड हो गया। पर जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है तब ये फिर से जैसे बढ़ने लगता है, अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। सो वायरसेस उस कैटेगरी में आपका आते हैं। सो हमने टाइप देख लिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरस, ये आपको याद रखने हैं। कुछ एग्जांपल्स यहां जैसे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एल्गी का एग्जांपल जैसे है क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा। आप समझ सकते हैं, स्पेलिंग थोड़ी सी टिपिकल है तो बेटर होगा आप इनको याद रखेंगे। फिर है आपके प्रोटोजोआ, ये ज्यादा फेमस है ना, ज्यादा नाम इनके सुने जाते हैं, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा का ना कोई शेप नहीं होता, ऐसे आड़ा तिरछा कोई भी शेप इसका हो जाता है। फिर पैरामीशियम ना जैसे जूते का सोल होता है ना, उस तरह का शेप इसका होता है आपका पैरामीशियम का। फिर है आपका फंगी। फंगी में क्या है? ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलियम। देखो ब्रेड मोल्ड क्या है ना, अगर आप ब्रेड को ना ऐसे थोड़ा सा, अगर उसमें मॉइस्चर है, पानी और ऐसे पड़ा हुआ है कहीं पर, ठीक है, तो उसके अंदर वो फंगस जम जाता है, फंगस आ जाता है, ठीक है।
तो उसके अंदर ऐसे व्हाइट व्हाइट फिर ब्लैक एंड टाइप का आपको दिखाई देने लगेगा कि भाई ये ब्लैक ब्लैक आ गया है ब्रेड के ऊपर। तो डेफिनेटली वो सब तो नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी आपका ब्रेड ऐसी चीज है, आप जब मार्केट से लेके आते हैं तो उसके अंदर डेट्स भी लिखे रहते हैं, है ना, कि ये इतना तारीख तक कंज्यूम हो जाना चाहिए। और वैसे भी आपने पैकेट ओपन कर दिया, सो कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके उसे कंज्यूम कर दें, क्योंकि ये जो फंगस है ना थोड़ा सा भी मॉइस्चर पाता है फिर ये ग्रो कर जाता है आपका। और दूसरा जैसे है पेनिसिलियम। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए, आपको इनको भी याद रखना है विद करेक्ट स्पेलिंग के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हमारे अंदर है कि भाई ये कहां पाए जाते हैं, वेयर डू दे लिव, रहते कहां हैं ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कहां पर पाए जाते हैं। तो भाई देखिए सीधी सी बात है, ये हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह। हार्शेस से हार्शेस इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं, गर्म से गर्म हॉट स्प्रिंग्स या एकदम ग्लेशियर्स, आपके आइसी कंडीशन, वहां ये पाए जाएंगे। हर जगह पाए जाते हैं, हमारे घरों में पाए जाते हैं, हर सरफेस पे पाए जाते हैं, किचन में है, बाथरूम में है, लिविंग एरिया में, आपके हाथ में है, हमारे अंदर, हर जगह ये ऑर्गेनिज्म, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो ये कैसा भी कंडीशन है उसमें ये सरवाइव कर जाते हैं, इसीलिए दे आर अवेलेबल और दे आर प्रेजेंट एट ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस। ठीक है ना। अब जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात आती है ना, हमेशा हमारे अंदर आता है कि नहीं भाई इनसे तो सिर्फ बीमारी होती है, ये हमें बीमार कर देंगे, ये बीमारी टीबी हो गया, कॉलेरा हो गया, है ना, आजकल कोरोना चल रहा है वायरस के कारण, तो ये सिर्फ हमें बीमारी देते हैं, है ना, और इनसे हमें कुछ फायदा होता है नहीं। बीमारी वाला पार्ट भी हम इस चैप्टर के वीडियो का जब सेकंड वीडियो में बनाएंगे वहां पर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बीमारियां होती हैं। पर इनसे फायदे भी हैं, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे हमें फायदा होता है, वो हमारे यूजफुल हैं, डे टू डे लाइफ में हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो वो आ जाएंगे अंडर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपका जैसे कर्ड बनाना हुआ, है ना, कर्ड फॉर्मेशन, ब्रेड फॉर्मेशन, आपका अगर आप मान लीजिए आप ब्रेड बना रहे हैं, या आपका केक के लिए यहां पर वो यूज होते हैं केक को बनाने में। फिर उसके बाद ये सॉइल की फर्टिलिटी, है ना, सॉइल फर्टिलिटी में भी हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेगुमिनस प्लांट के रूट्स में होता है और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है सॉइल में, जिसको प्लांट यूज कर पाते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी ये आपका हेल्प कर रहे हैं, पूरे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी ये हेल्प कर रहे हैं। इन्वायरमेंट इनसे क्लीन होता है ना। थोड़ा सा इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी जस्ट मैं यहाँ बता के छोड़ रहा हूं, पर ये हम थोड़ा डिटेल में इसके क्लीन कैसे करते हैं हम बात करेंगे आपका। सो आप देख सकते हैं ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, मतलब कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थे, उनसे हमें काफी फायदा होता है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में। ये काफी, इसका नाम सुना हो सकता है आपने, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक तरह का बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, ये आपका मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। सो आपका जो मिल्क है ना वो आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपने देखा होगा कई बार घरों में पुराना जो कर्ड होता है वो थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं, फिर दूध में उसको डाल देते हैं, फिर वो दूध भी आपका बन जाता है फिर से कर्ड, है ना। तो वही करता है वो काम, ये कन्वर्जन वाला जो काम कौन करता है, वो करता है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड आपका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन के बारे में। तो ये एल्कोहल और वाइन के फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन में आपका ईस्ट की भूमिका होती है। किसकी भूमिका है, ईस्ट की। ये क्या करता है, जैसे ग्रेप सोप्स हैं जो जिससे भी ये सब बनाए जाते हैं, उनमें जो शुगर होता है ना, उस शुगर को वो कन्वर्ट कर देता है इन अल्कोहल फॉर्म में। ठीक है, शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, और ये हेल्प कौन करता है, ईस्ट करता है आपका। और ये जो प्रोसेस है ना शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या जानते हैं, एज फर्मेंटेशन।
इसको क्या कहते हैं हम? फर्मेंटेशन। सो व्हाट इज फर्मेंटेशन? बेसिकली फर्मेंटेशन क्या है भाई? शुगर को आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना, ये आपका फर्मेंटेशन कहलाता है। एक पिक्यूलियर स्मेल होती है इसीलिए इसमें, है ना, वो जो कन्वर्जन फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद एक टिपिकल टाइप की साउरी स्मेल आती। सो ये प्रोसेस हो गया फर्मेंटेशन। इट इज डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हेल्प से कैसे मेडिसिन बनाई जा सकती हैं वो हम ये देख रहे हैं। और जो मेडिसिन बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से वो होती हैं आपका एंटीबायोटिक्स। देखिए एंटी का मतलब क्या होता है? खिलाफ, अगेंस्ट, और बायोटिक्स मतलब ये बायो रिफर्स टू वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ में लड़ने वाला। सो ऐसा मेडिसिन जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़े वो आपका एंटीबायोटिक कहलाता है। देखिए मान लीजिए आप बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास गए, आपको फीवर है, डॉक्टर ने आपको मान लीजिए मेडिसिन दे दिया, फीवर का मेडिसिन दे दिया और बोला नहीं उतरता है, बुखार नहीं उतरता है तो वापस आइए। नहीं उतरा, आप फिर से गए, तब ज्यादातर क्या करते हैं, फिर जैसा सिम्टम होता है उसके हिसाब से फिर एंटीबायोटिक भी वो देते हैं। सो ये एंटीबायोटिक क्या है आपका? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है आपका। ठीक है, पर इनको बनाया जाता है या जो इनका सोर्स है ना एंटीबायोटिक का वो खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है। तो स्पेसिफिक माइक्रोब्स की हेल्प से आपके स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन विद टिपिकल स्पेलिंग्स। इनके स्पेलिंग्स याद रखने हैं। एक और काफी फेमस आपका एंटीबायोटिक है दैट इज पेनिसिलिन, जिसको प्रिपेयर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रिपेयर पेनिसिलिन। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका वैक्सीन को। देखिए वैक्सीन एक ऐसा वर्ड है जो डेफिनेटली आपने सुन रखा है। एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म के साथ ही उसका एक वैक्सीनेशन चार्ट तैयार कर दिया जाता है कि ये स्टेज पर इतने मंथ के बाद, इतने महीने बाद, इतने साल बाद ये उसको वैक्सीन देना है। वैक्सीन इसलिए नहीं दी जाती है कि बच्चा बीमार है या कोई बीमार है, इसलिए दी जाती है कि आगे जब वो बीमारी उसको आए या बीमारी वाला माइक्रोब उसको अटैक करे तो शरीर उससे लड़ सके। देखिए एक जो इसमें टर्म है ना वैक्सीन में, दैट इज एंटीबॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एंटीबॉडीज ये क्या है? नॉर्मली कोई भी अगर आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म्स या बाहरी कोई चीज हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारे सेल, हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो उससे लड़ने के लिए आपके ऐसा समझ लो सैनिक तैयार करते हैं, लड़ने वाले सैनिक तैयार करते हैं। और वही लड़ने वाले जो सैनिक है ना वही आपके एंटीबॉडीज हैं। ओके, वो आपके क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडीज। जो शरीर तैयार करता है, आपका खुद का शरीर तैयार करता है किसी बाहरी आक्रमण, बाहर से कोई माइक्रोब का आक्रमण हुआ आपके शरीर पे, उससे लड़ने के लिए वो तैयार करता है। तो वैक्सीन में ना उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और आपका क्या करते हैं, जो भी डिजीज के लिए वैक्सीन बनाना है उसका माइक्रोब्स आपका डेड फॉर्म में या वीकेंड फॉर्म में, वीकेंड मतलब एकदम निष्क्रिय, जो आपका शरीर में जाके कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता, आपको बीमार नहीं कर सकता, उस फॉर्म में है, वैसा आपके शरीर में दे दिया जाता है। तो जब सेल को वो दिखता है कि आ गया है तो सेल उसके लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं और एंटीबॉडीज या सैनिक बना लेते हैं। तो एक बार हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन गया तो एक मेमोरी की तरह वो याद रखते हैं। सो जब ओरिजिनली वो अपना आपका माइक्रोब्स आपको आने बीमार करने के लिए वो आप शरीर पे अटैक करेगा तो पहले से ये एंटीबॉडीज आपके रेडी हैं, ये सैनिक आपके रेडी हैं और ये उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये बेसिक आपका सिंपल फॉर्म में इसी तरह से वैक्सीन आपका काम करता है। आप जानते ही हैं पोलियो के ऊपर इतना बड़ा अभियान चला है इस वैक्सीनेशन में और उसको खत्म किया गया है। वहां भी आपको उसका माइक्रोब वीकेंड या डेड फॉर्म में दिया जाता है जिससे शरीर उसका एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे। और जब एक्चुअली पोलियो का आपको माइक्रोब अटैक करे तो हमारा शरीर उसके लिए
तैयार रहे। यहां जैसे कुछ एग्जाम्पल है आपका, स्मॉल पॉक्स, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस। स्मॉल पॉक्स के लिए आप जानते हैं एडवर्ड जेनर ने इसको प्रिपेयर किया था वैक्सीन को। सो ऐसे बहुत सारे वैक्सीन हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके वैक्सीन हैं जो तैयार किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इटसेल्फ। उन्हीं के हेल्प से ही तैयार किए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को आपको शरीर में दिया जाता है और फिर हमारा शरीर उनके खिलाफ में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, ठीक। सो ये हो गया आपका रिगार्डिंग वैक्सीन के बारे में। नाउ दो और आपका जो फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स के टॉपिक के अंदर आता है वो है सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। सॉइल फर्टिलिटी के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं पहले भी, क्योंकि आपका जो लेगुमिनस प्लांट है ना, जो पल्सेस वाले प्लांट्स हैं, उनके रूट्स में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। सो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया उनके रूट के नूडल्स में होता है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको सॉइल में ले आता है, ठीक है। सो अब सॉइल में जब नाइट्रोजन आ गया तो प्लांट उसको अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज कर पाते हैं। तो एक तरह से फर्टिलिटी बढ़ गई, पैदावार बढ़ जाएगा। ये जो आपका नाइट्रोजन जिस तरह से एटमॉस्फेयर से आ रहा है, ये थोड़ा और हम डिटेल इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक आपका नाइट्रोजन साइकिल में और डिटेल में देखेंगे। सो बेसिकली आपका सॉइल फर्टिलिटी में भी आपका देखिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करता है या हेल्प हमें करता है। एक और जगह जो हेल्प करता है वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। देखिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो जो भी प्लांट और एनिमल्स डेड होते हैं उनकी बॉडीज एज इट इज रह जाती। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितना गड़बड़ हो सकता था। तो ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं ना, उनको डिकम्पोज कर देते हैं इन सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर कंपाउंड्स में डिकम्पोज कर देते हैं। सो प्लांट्स या डेड एनिमल्स को ये क्या करते हैं, धीरे धीरे आपका सिंपलर कंपाउंड्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं एक तरह से, और फिर यही जो सिंपलर सब्सटेंस है वापस से प्लांट्स और एनिमल्स लेते हैं फ्रॉम दी सॉइल, जो आपका प्रोसेस है उसके हिसाब से। सो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में बहुत ज्यादा आपका हेल्प करते हैं कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो यहां तक हमने देखा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्प करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म, आपका कई सारे फूड के फॉर्मेशन में, मेडिसिन के फॉर्मेशन में, वैक्सीन के फॉर्मेशन में, है ना, फर्टिलिटी, क्लीनिंग, ये सारे प्रोसेसेस में हमें कितना ज्यादा वो हेल्प करते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में आपका, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट वाला वीडियो होगा, उसमें हम देखेंगे आपका मेनली कि कौन कौन से ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें हार्म करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ हम रिगार्डिंग फूड प्रिजर्वेशन भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।